अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल रेडिकल्स तक पहुंच गए थे और उससे आगे आज हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं और होमोलोगस सीरीज़ का काम क्या होता है। नाम सुन के नहीं घबराना, ये तो मैंने सिर्फ आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना था कि टॉपिक है क्या। इस पर मज़ीद जब हम बात करेंगे ना, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आगे चलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और बातें कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम और बातें करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसका नाम सुन के ना कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं शायद बहुत मुश्किल चीज़ है। मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। गौर से सुने, मैं आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी ना, आपने वैसे वैसे इसको गौर से सुनते जाना है तो आपको समझ आएगी कि ये कितना ही इंटरेस्टिंग भी है और कितना ईजी भी है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसके लिटरल मीनिंग में चलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे सेम चीज़ों की बात होगी, एक जैसी चीज़ों की बात होगी। और एक जैसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी क्लासेज हैं। मैं अभी ये सिंपल सा वर्ड यूज़ करूँगी क्लासेस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वैसे वैसे मज़ीद आपको इनको समझने में भी आसानी होगी। क्लासेस हैं बहुत सारी, ठीक है, और हर क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अपने कुछ बिहेवियर हैं और हर क्लास दूसरी क्लास से डिफरेंट है। अभी समझाने के पर्पज़ के लिए मैं कह देती हूँ क्लासेस हैं क्लास ए, बी एंड सी। ये तीन क्लासेस हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये तीन क्लासेस नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल देके सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि होमोलोगस सीरीज असल में होती क्या है। अब ए बी सी मैंने तीन क्लासेस कह दी हैं और मैं ये कह रही हूँ कि ये तीन क्लासेस हैं और ये हर क्लास डिफरेंट है, ठीक है। ए बी से डिफरेंट होगी और बी इसी तरह सी से डिफरेंट होगी। अब होगा क्या कि इनके डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से तो चलें डिफरेंट है, लेकिन इस ए क्लास के अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी एक दूसरे से सिमिलर होंगी, सेम होंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। क्लासेस को ए बी सी इसने कहा था आपको समझ आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बाकी बात करेंगे कि ये सारी की सारी में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज़ हमेशा दो तरह की होती हैं, फिजिकल होती हैं और केमिकल होती हैं। उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसी क्लासेस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं। देखें, आपने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस समझे थे। मैंने आपको समझाया था एल्केन्स वो हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एल्केन्स के अंदर होंगे सिंगल बॉन्ड, आपके एल्कीन्स के अंदर होंगे डबल बॉन्ड्स और इसी तरह आपके एल्काइंस के अंदर होंगे ट्रिपल बॉन्ड्स। ये अब बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्बन टू कार्बन, ठीक है। एल्केन की कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ ही साथ कार्बन टू हाइड्रोजन की भी हम बात करते हैं। एल्कीन्स की कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसी तरह एल्काइंस की कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो मैंने आपको सपोज करवाई थी ना क्लासेस, तो ये समझ लें एल्केन्स क्लास ए है, एल्कीन्स क्लास बी है और एल्काइन क्लास सी है, ठीक है। अब एल्केन्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज एल्कीन से डिफरेंट होंगी और एल्कीन की एल्काइन से डिफरेंट होंगी। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहली रीज़न तो ये है जो आपको नज़र आ रही है कि आखिर इन तीनों में मेजर डिफरेंस है क्या। एल्केन में है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में है डबल बॉन्ड और एल्काइन में है ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड सबसे पहला डिफरेंस है, तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी इसी बॉन्ड की वजह से चेंज हो जाएंगी। जिसमें सिंगल बॉन्ड है जिन कंपाउंड्स में, उनकी प्रॉपर्टीज उस सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करते हुए और होंगी, जिसमें डबल बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी और जिसमें ट्रिपल है उनकी और होंगी। लेकिन एक क्लास के अंदर जितने कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सिमिलर इन नेचर होते हैं, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जो कि याद रखने वाली चीज़ है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब हम बात करते हैं आगे और इधर हम बात करेंगे फिलहाल स्टूडेंट्स इस वक्त एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स को मैं लेके इससे चल रही हूँ क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बातें हमें समझ में आ गई हैं, हम सबको इन बातों के बारे में पता है। तो जब आप ऐसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी पता होती है, तो उन चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है जो हमें नहीं पता।
हमेशा आपको समझाया कोरिलेट करके पढ़ें, कोरिलेट करने से पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है, स्पेशली केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है। एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन्स को एल्केन का नाम क्यों दिया जाता है? एल्केन्स का जब लिटरल मीनिंग की तरफ जाया जाए ना, तो लिटरल मीनिंग इसका बनता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी क्यों कहते हैं? एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन होना। इनकी अब अट्रैक्शन नहीं होती किसी चीज़ की तरफ, क्यों? क्योंकि आपके जितने अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि आपके जितने अल्केन्स हैं वो अपने अंदर मज़ीद किसी एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, पांचवा बॉन्ड कार्बन का नहीं बनेगा। इसी वजह से कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि एल्केन रिएक्ट करें और अपने अंदर किसी चीज़ को ऐड करें, क्योंकि देखिए स्टेबल कंपाउंड में से चीज़ें रिमूव करना मुश्किल चीज़ होती है। एल्काइल रेडिकल पढ़े थे ना, CH4 आपके पास मीथेन है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड है, कंप्लीट कंपाउंड है, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मीथेन स्टेबल है। क्यों मीथेन आपको अलाउ करेगी कि आप इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करें? मुश्किल काम है इस हाइड्रोजन को रिमूव करना, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। केमिस्ट्री में ये बात याद रखें, हर एलिमेंट हर एलिमेंट और हर कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है। तो जो चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं वो क्या आप मुझे बताएं वो क्यों अब अपने आप को अनस्टेबल करने की तरफ जाएंगी? वो अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएंगी, वो स्टेबिलिटी लूज नहीं करेंगी, लेकिन आपको मीथेन में से हाइड्रोजन निकाल के इसको मिथाइल बनाने के लिए बहुत हार्श कंडीशंस देनी पड़ेंगी, हार्श कंडीशंस देनी पड़ेंगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि एल्केन्स में लिटिल अफिनिटी होती है, मिथाइल इसमें बनते हैं। अब में ये जो मिथाइल है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, कार्बन को एक और बॉन्ड चाहिए, इस वजह से ये जो मिथाइल है ना, चले ये बहुत स्टेबल नहीं होगा, ये तो चाहेगा कि फौरी फौरी कोई एलिमेंट मिले ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो सके, लेकिन मिथेन बहुत स्टेबल है, मिथेन ने इतनी आसानी से हार नहीं माननी। आप मिथेन में से बहुत मुश्किल काम है कि हाइड्रोजन रिमूव करें। इसी तरह इथेन में से भी बहुत मुश्किल काम है, कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आसानी आती जाएगी। एल्केन सारे के सारे बहुत डिफ़िकल्टी से रिएक्ट करते हैं, हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, इसीलिए एल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, और पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। ठीक है, ये पैराफिन इनका नाम है। पैराफिन पेपर में आ जाता है कि पैराफिन क्या चीज़ है और पैराफिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करेंगे, आपको इतनी आसानी से परमिशन नहीं देंगे कि आप हमारी स्टेबिलिटी को आके छेड़ें, इसी वजह से इनको पैराफिन्स कहते हैं। अब मैंने बात की मीथेन के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप इथेन कंसिडर करें, प्रोपेन कंसिडर करें, ब्यूटेन कंसिडर करें, जौन सा मर्जी यहाँ पे अब एल्केन ले लें, सारे के सारे एल्केन होंगे इसी तरह के। तो इसका मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स की सेम होती हैं। होमोलोगस सीरीज कौन सी ली है हमने यहाँ पे? एल्केन। इसका मतलब एल्केन्स जितने भी हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। ये है स्टेबल और सारे के सारे मुश्किल से रिएक्ट करेंगे, इनको हम कह देंगे पैराफिन्स, मतलब लिटिल अफिनिटी, मुश्किल से रिएक्ट करना, डिफिकल्ट टू रिएक्ट, और ये सारे के सारे एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी ही होंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मिस ये तो आपने चले बता दिया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग के ऊपर, बॉन्डिंग सब में सैचुरेटेड बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, तो चले वो नहीं करेगा रिएक्ट। लेकिन मिस आप ये भी तो बताएं, कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम रहेंगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, C2, C3, C4, यहाँ से इंक्रीज करते हैं, जितना मर्जी लंबा आप एल्केन बना लें, अब क्या होगा कि सारे के सारे एल्केन्स जब रिएक्ट करेंगे तो वो एक ही तरीके से करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बातें हैं, गौर से सुननी है, ये बातें याद रख लेनी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास डिफरेंट हो जाएंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होगी? देखें, मीथेन का स्ट्रक्चर छोटा है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इथेन बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा है। प्रोपेन की बात कर लें तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर और भी बड़ा हो जाता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर में इंक्रीज आ रहा है ना, स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं?
स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती हैं। जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ फिजिकल है, नज़र आ रही है, जो स्टेट नज़र आ रही है, उसी पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी ना। तो क्या होगा कि मीथेन का जो मास है वो थोड़ा होगा, ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन है, लाइट वेट होगा, जबकि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मास भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड सेम सीरीज में आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सबने याद रखनी है कि यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाएगा। एल्केन को रेफरेंस पॉइंट बना के मैं आपको ये सारी समझा रही हूँ। होमोलोगस सीरीज में हमारे पास सिर्फ एल्केन नहीं होते, एल्कीन्स भी हैं, एल्काइंस भी हैं, और भी बहुत तरह के हैं। वो क्यों हैं, किस बेस पे हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि जब कंपाउंड्स को हम एक क्लास के अंदर रख देते हैं, एक ही क्लासिफिकेशन उसकी कर देते हैं, तो हम क्यों करते हैं, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेम क्लास में प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो जिस वजह से उनको स्टडी करना बड़ा आसान काम हो जाता है। अब उधर जितने मर्जी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालें, कार्बन का नंबर एल्केन्स में बढ़ाते जाएं, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, ये चीज़ आप सबने याद रखनी है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, ये तो CH4 है ना, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ये कंपाउंड ऐसे ही कंप्लीट है। चलें ठीक है, इसको हमने ऐसे ही कर लिया। CH3 देखें, इथेन है, एक CH का पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है बढ़ गया, इंक्रीज आ गया, ठीक है। अब प्रोपेन की तरफ जाएं, फिर से CH2 इंक्रीज हो गया। हम बात करेंगे अब ब्यूटेन की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है यहाँ पे आपके पास फिर से एक CH2 बढ़ गया। प्रोपेन और ब्यूटेन को कंपेयर करें, प्रोपेन में CH3 था टर्मिनल, यहाँ पे भी CH3 है, एंड पे भी CH3 है, इधर भी CH3 है। प्रोपेन में CH2 है तो चलें इधर भी है, लेकिन यहाँ पे एक CH2 है जो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि होमोलोगस सीरीज में सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे CH2 मॉलिक्यूल बल्कि CH2 पार्ट उसका इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से 14 मॉलिक्यूलर मास में भी इंक्रीज आ जाता है। ये मास का इंक्रीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता, इनफैक्ट ये आपके मयरिंग से, केमिस्ट्री लैब में जब आप मयर करते हैं, जब आप इनको देखते हैं तब पता चलता है। तो ये बात सबने याद रख लेनी है कि जो आपका जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है, सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, सेम क्लास ऑफ, अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो भी यही होगा कि हर एल्कीन के बढ़ते कार्बन नंबर में CH2 का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों को ये नहीं स्टूडेंट्स पता कि होमोलोगस सीरीज कितनी टाइप्स की होती हैं, तो अगर आप इन तीनों को इकट्ठा लेके चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से सिर्फ एल्केन्स का सोचें जब मैं आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ। ओनली थिंक अबाउट एल्केन्स, ठीक है। CH2 इंक्रीज होता जा रहा है और साथ साथ 14 मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज हुआ, आपने देख लिया प्रोपेन में एक CH2 आया, देखें इथेन में कोई CH2 नहीं, प्रोपेन में एक CH2 आ गया, फिर आपके पास ब्यूटेन में 2 CH2 आ गए। यहाँ पे अगर मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो ये देख लें 3, अब कितने CH2 का इंक्रीज आ गया, देखें 1 2 3, हमारे पास 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे ब्यूटेन में, अब एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 3 का इंक्रीज आ गया। तो CH2 आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे CH2 में भी इंक्रीज आता चला जाएगा। ये बात समझ में आई। अब अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सेम क्लास में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या हाल होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अब ये तो आपको समझ आ गई कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे चेन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मास इंक्रीज होगा। तो आप मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, अगर मास इंक्रीज होगा, अगर चेन लंबी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब CH4 को मेल्ट करना और बॉयल करना, जिस तरह मीथेन की बात करें, सिर्फ इतना सा कंपाउंड है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग तो ईजी है, थोड़े से टेम्परेचर पे हो जाएगी। लेकिन आप इथेन की बात करें, इसका स्ट्रक्चर अब क्योंकि मीथेन से बड़ा हो गया है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से इंक्रीज कर जाएगा। प्रोपेन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इथेन से भी बड़ा है, मीथेन से भी बड़ा है, तो प्रोपेन में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मजीद इंक्रीज कर जाएगा। फिर ब्यूटेन में और इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है।
तो ऐसे क्या होगा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि बॉन्ड्स किस किस्म के हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड करें कि कितना आसान और कितना मुश्किल है। देखें, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंस रखती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं रखती, लेकिन आप को अब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि छोटे कंपाउंड को मेल्ट और बॉयल करना इजी है या बड़े कंपाउंड को मेल्ट और बॉयल करना इजी है। इन स्ट्रक्चर्स को देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसी तरह मीथेन को मेल्ट और बॉयल करना इजी है बनिस्बत इथेन के। इथेन को मेल्ट और बॉयल करना इजी है बनिस्बत प्रोपेन के। तो जैसे जैसे आपके पास स्ट्रक्चर में इंक्रीज आता है वैसे वैसे आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। ये बात याद रखनी है कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं होती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़रूर चेंज हो जाती हैं। CH2 का डिफरेंस आ जाता है और जितनी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं केमिकली। ठीक है, अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। होमोलोगस सीरीज एल्केन्स अलग है, एल्कीन अलग है और एल्काइन अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही तीन एग्जिस्ट करती हैं। और भी हैं हमारे पास जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। अभी के लिए हमारे पास इतनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके फॉर्मूला का बस बता दूं कि एल्केन के जब फॉर्मूला की बात करते हैं तो उसको ऐसे कैलकुलेट करना है, CnH2n+2, और जब एल्काइन के फॉर्मूला की बात करनी है तो तब बात करनी CnH2n-2। ये इनके फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला किस बेस पे हैं? ये फार्मूला इस बेस पे है कि उनका कंपाउंड किस तरह का है। सिंपल से कंपाउंड से देख लेते हैं। मीथेन का देखते हैं क्या ये फार्मूला अप्लाई होता है। आपके पास N का जो नंबर है वो कार्बन नंबर है, ठीक है, कितने कार्बन है वहाँ पे आपने N का नंबर डालना है। तो आपके पास C आ गया 1, H के लिए हमने 2 के साथ डाल देना है 1 और साथ में हमने 2 ऐड कर देना है, तो 2 + 2 क्या होता है 4, तो आ गया ना CH4। अब इथेन की बात करते हमने, चले मिथेन की बात कर ली, एल्केन की बात कर ली, अल्कीन्स की बात करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो CH डबल बॉन्ड है हमारे पास और डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, यहाँ पे हम कर रहे हैं CH2 और CH2 डबल बॉन्ड कंप्लीट किए। तो आप देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे नंबरिंग काउंटिंग ठीक आती है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का नंबर है 2, तो CN2N है, कार्बन तो चले हो गया 2 और साथ में H के साथ आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आता है 4, C2H4। और ये देखें आपके पास इतने ही कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच्ड हैं। एल्काइंस में आपने जितने कार्बन नंबर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन का नंबर। तो N किस चीज का नंबर है? N कार्बन एटम्स का नंबर है, ये चीज याद रखनी है। और होमोलोगस सीरीज का मतलब है, हर होमोलोगस सीरीज कोई एक सीरीज नहीं है, बस होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि हर सीरीज में एक जैसी प्रॉपर्टीज है, सेम क्लास है, सेम कंपाउंड्स होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो डिफरेंस आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं आएगा। तीन होमोलोगस सीरीज हमने डिस्कस कर ली और इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इनको होमोलोगस सीरीज नहीं कहते। होमोलोगस सीरीज आपको समझाने के लिए था, कहते हैं इनको फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप किस बेस पे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या बातें हैं वो हम यहाँ नहीं करके आपको कंफ्यूज करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ये भी देखेंगे कि एल्काइल रेडिकल हमने क्यों बनाए थे। होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करके अभी मेरा मकसद आपको बिल्कुल कंफ्यूज करना नहीं है, आपने सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है अभी के लिए। स्टेप बाय स्टेप इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और हम इनको अगले टॉपिक से कैसे जोड़ेंगे वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें। मुश्किल नहीं है, इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से इनको याद रखने, जिस स्टूडेंट को ये याद हो जाएंगी ना उसको अगली भी आराम से हो जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा पिछली चीज़ भूलेंगे तो अगली चीज़ समझ में नहीं आएगी। इन बातों को आप याद करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।